बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो है वो वही सीरीज़ चल रही थी, उसके अंदर जो है वो मूड्स पढ़ रहे थे हम कि कौन कौन से मूड्स हैं, कौन कौन से रिलीफ आप क्लेम कर सकते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के अंदर। इसको ज़रा फॉरवर्ड करते हैं जल्दी जल्दी। इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि सबसे पहले हमने जो है वो पोजेशन पढ़ा, पोजेशन के बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पढ़ा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बाद जो है वो हमने जो है वो अब पढ़ा है। उसके बाद अब जो मेन अब आगे जो सारे पिछले भी सारे मेन टॉपिक्स थे। अब इसके अंदर आया था रिसीजन ऑफ कंट्रैक्ट, चैप्टर 4। इसके अंदर आया था रिसीजन ऑफ कंट्रैक्ट कि इसका मतलब है रिस्काइंड कर देना, किसी कंट्रैक्ट एग्रीमेंट को रिस्काइंड कर देना, ख़त्म कर देना, रद्द कर देना, मनसूख कर देना, कैंसिल कर देना। यहाँ तक ये समझ आ गई रिस्काइंड किसे कहते हैं, रिसीजन किसे कहते हैं। इस चैप्टर 4 के अंदर जितने कवर हो सके आपके कि एक कंट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है कि उसको कैंसिल करना है, उसको हम नहीं मानते कि ये जाली है, फर्जी है, इसको कैंसिल कर दिया जाए। तो इस सेंस के अंदर जो है वो आपका ये सारा चैप्टर जो है वो इससे रिलेट करता है कि इसको कैंसिल कर दिया जाए। ये इसको मनसूख भी कहते हैं, ठीक है। आगे कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी आएगा, उसको भी यही कहते हैं कि मनसूखी दस्तावेज, यानी कि किसी दस्तावेज को, किसी डॉक्यूमेंट को क्या करना, मनसूख कर देना। इसको सीरीज वाइज चलते हैं। सीरीज वाइज ये आ जाता है सेक्शन 35 से जो है वो ये ऑनवर्ड शुरू हो जाता है। सेक्शन 35 पढ़ेंगे, इसके अंदर आ जाता है कि सेक्शन 35 के अंदर व्हेन रिसीजन में बी एडजस्ड। इसके अंदर ये पॉइंट समझने हैं, इसकी ग्राउंड्स लिखते जाना है इस सेक्शन की, सिर्फ सेक्शन 35 की। सेक्शन 35 की नंबर वन ग्राउंड है कि आपका जो भी कंट्रैक्ट एग्रीमेंट है वो क्या होना चाहिए, इन रिटन फॉर्म में होना चाहिए, ओरल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इन रिटन फॉर्म में होना चाहिए, प्री रिक्विजिट कंडीशन है ये आपकी। क्लियर कट हो गया। नंबर 2, आपने ये चीज देखनी है कि जो भी कंट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, वो वॉइडेबल है या टर्मिनेबल है, यानी कि ऐसी चीज कि ये वॉइड हो सकता है या इसको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको रिस्काइंड किया जा सकता है, उसको कैंसिल किया जा सकता है, उसको मनसूख किया जा सकता है। उसके बाद अगली ग्राउंड के अंदर ये चीज आ जाता है कि कोई अनलॉफुल कंट्रैक्ट एग्रीमेंट आ जाता है। अनलॉफुल क्या होता है, जिसकी कोई लीगल वैल्यू ही नहीं है, विच हैज नो लीगल स्टेटस इन द आई ऑफ लॉ, दैट कंट्रैक्ट एग्रीमेंट इज नॉट सस्टेनेबल, विल नॉट सस्टेन in the eyes of law। यहां तक क्लियर। दैट कंट्रैक्ट एग्रीमेंट हैज नो मेरिट, नो वेट, नो एनी सब्सटेंस। यहां तक क्लियर होगी कि अनलॉफुल कंट्रैक्ट एग्रीमेंट आ जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो इजीली आप उसको रिस्काइंड करवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये आ जाता है कि एक प्रॉपर्टी है, ऑक्शन में चली गई, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इसको ऑक्शन कर दो, और बाद में कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि पोजेशन जो है वो उस बंदे को दिला के दो जिसको जो है वो ऑक्शन, मतलब कि जो बंदा उसके अंदर जो है वो रिलीफ क्लेम कर रहा है, उसके अंदर जो है उसको पोजेशन दिला दिया, वो बंदा प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो बैठ गया, काबज हो गया। उसके बाद वो मुकर जाता है, कंट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ है ना, वो मुकर जाता है कि जी मैंने नहीं जो है वो पैसे देने। तो इस सेंस के अंदर कोर्ट के पास ये पावर है, कोर्ट क्या कर सकती है कि उस कंट्रैक्ट एग्रीमेंट को रिस्काइंड कर सकती है, उसको ख़त्म कर सकती है, उसकी रिसीजन कर सकती है कि इसको मनसूख कर दिया जाए। लिहाजा ये पोजेशन में तो चला गया, ठीक है, लेकिन जो इसके साथ कंट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ था, मेरे पास ये पावर है, मैं इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए क्या कर सकती हूँ, रिस्काइंड कर सकती हूँ, ख़त्म कर सकती हूँ, मनसूख कर सकती हूँ, रद्द कर सकती हूँ। यहाँ तक आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए 35 सेक्शन के अंदर कि पहले ये रिटन फॉर्म में होना चाहिए, वर्बल ऑरल फॉर्म में नहीं। दूसरी चीज़ आपने रखनी है कि वॉइडेबल टर्मिनेबल हो, फिर उसको आप मनसूख करा सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तीसरे के अंदर आ जाता है कि अनलॉफुल हो तो आप उसको जो है वो क्लियर कट रिस्काइंड कर सकते हैं। अगर ऑक्शन हो गई है, पोजेशन में बैठ गया, तो इस सेंस के अंदर बाद में कहता है मैंने पैसे नहीं देने, तो इस सेंस के अंदर कोर्ट कहती है क्या करेगी कि कंट्रैक्ट एग्रीमेंट को रिस्काइंड कर दिया जाए अगर ऑक्शन में जा रहा है। यहाँ तक आपका सेक्शन 35 क्लियर हो गया। उसके बाद सेक्शन 36 आ जाता है रिसीजन फॉर मिस्टेक। ये छोटे छोटे हैं। रिसीजन फॉर मिस्टेक से क्या मुराद है कि जब कंट्रैक्ट एग्रीमेंट को मनसूख करना है ना, तो उसकी मिस्टेक देखी जानी है पहले कि इसके अंदर क्या मिस्टेक है, किस मिस्टेक की बेस के ऊपर इसको क्या किया जाए, रिस्काइंड किया जाए, क्या इसका मोटिव है, क्या इसकी रीज़न है, क्या इसकी सॉलिड ग्राउंड्स है, क्या इसकी कंक्रीट ग्राउंड्स है कि जिसकी बेस के ऊपर आपका कंट्रैक्ट एग्रीमेंट रिस्काइंड कर दिया जाए, उसकी रिसीजन हो जाए। यहाँ तक सेक्शन 36 आपका क्लियर हो गया। उसके बाद सेक्शन 37 क्या कहता है, सेक्शन 37 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 35 सिविल के अंदर ये कहता है, सिविल की प्रैक्टिस में, कि जब भी कोई सूट फाइल करता है ना सिविल में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, तो अगर
वकील, सीनियर वकील जो होते हैं वो तो मार नहीं खाते, हम जैसे जूनियर और बड़े जूनियर जो है वो मार खा जाते हैं इस चीज़ के अंदर। ये पॉइंट मेन समझने वाला है। सेक्शन 37 ये कहता है कि अगर आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर दिया, उसके साथ आपने अल्टरनेटिव रिलीफ क्लेम नहीं की, तो आप बाद में ये नहीं कह सकते सर मेरी प्रॉपर्टी चली गई, उसके बदले में मुझे चलो ये पैसे दे दो, उसके बदले में इस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को कैंसिल कर दो, उसके बदले में ये चीज़ दे दो। कोर्ट कहेगी आपने अपनी प्रेयर में ये चीज़ नहीं मांगी। इस वजह से सेक्शन 37 ये कहता है कि आपने अपनी प्रेयर के अंदर ये चीज़ मेंशन करनी है, स्पेसिफाई करनी है, एलैबोरेट करनी है कि इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जाए। अगर इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होती तो इस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को क्या कर दिया जाए, रिस्काइंड कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, मनसूख कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, इसकी कोई वैल्यू ना रखी जाए। तो लिहाजा ताकि हमें भी नुकसान ना हो इसका, सेक्शन 37 ये कहता है अगर अकेला स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल कर दिया और आपके खिलाफ हो गया तो आप बाद में क्लेम नहीं कर सकते कि चलो उसके बदले मुझे ये चीज़ दे दो, उसके बदले ये चीज़। आपने उसके अंदर ही फाइल करनी है सूट के अंदर कि प्रेयर के अंदर कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दी जाती है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, अगर नहीं दी जाती तो इसके साथ मुझे क्या ग्रांट कर दिया जाए, रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के, इस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया जाए। ये मेरी अल्टरनेटिव रिलीफ है। सेक्शन 37 को जो पढ़ेगा उसके तहत जो है वो प्रेयर जो है वो अंदर अपनी एलैबोरेट कर सकेगा। सेक्शन 37 को अपने माइंड में लाजमी याद रखना है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ। आखिरी आ जाता है इस चैप्टर का सेक्शन 38, उसको कहता है कोर्ट में रिक्वायर पार्टी रिस्काइंडिंग टू डू इक्विटी। इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है, जस्टिस की बात है, इक्विटी से मुराद होता है टू डू जस्टिस, इंसाफ, अदल, ये चीज़ आ गई। इससे मुराद ये होता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आ गई, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आ गया। जब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आ गया उसको रिस्काइंड कर दिया, कैंसिल कर दिया। यार दो पार्टीज के दरमियान हुआ है ना, अगर एक पार्टी ने किसी से कोई चीज़ ली इस पार्टी से, तो यार जब कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया, रिस्काइंड हो गया, मनसूख हो गया, तो उसने जो चीज़ उससे ली होगी वो उसको वापस कर दे। मतलब किसी ने अगर किसी से 100 रुपया भी लिया, 200 लिया, 1000 लिया, लाख लिया, करोड़ लिया, वो उसको वापस कर दे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया, तो जो आपका मेरे पास था वो मानत के तौर पे है, लिहाजा आप ये रख लें, और आपके पास भी जो है वो आप मुझे दे दें, लिहाजा हम दोनों में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो गया। तो जिसके पास अगर जो चीज़ है तो दोनों को वापस कर दे, एक के पास है तो वो उसको वापस कर देगा, इसके पास है तो वो उसको वापस कर देगा, दोनों के पास है तो दोनों जो बनता होगा उसको वापस कर देंगे। आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्योंकि रिस्काइंड हो गया, रिसीजन हो गई उसकी, ये मनसूख हो गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं अब, तो जो जिसके पास जो था वो उसको वापस मिल गया। क्लियर है? इसको कहते हैं इंसाफ। ये आपका चैप्टर था कि रिसीजन किस ग्राउंड्स पे हो सकती हैं, एक एक सेक्शन, एक एक चीज़, ये आपके सेक्शन के अंदर कंसेप्ट से, इसको याद रखिएगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।